अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमने पहले देखा था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसमें हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स देखे कि क्या क्या एनाटॉमी है किडनी की, जिसमें रीनल कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पायरामिड, हाइलस, रीनल पेल्विस। उसके अलावा हमने कहा था कि नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन इसका फंक्शनल यूनिट है। ये मैंने पहले भी बात बताई थी कि एमसीक्यू में मोस्टली पूछा जाता है, इसका ये आता होता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन होता है वो। तो हमने डायग्रामेटिकली भी उसको शो करवाया था, इसको सारा एनाटॉमी ऑफ जो किडनी है या स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। उसके बाद अब हमने देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है, क्योंकि हमने कहा कि फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन के हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम फिर पूरी तरह से जो हमने एक यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन स्टार्ट किया था उसको एक्सप्लेन कर सकें कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है और किडनी की क्या क्या फंक्शनिंग है, उसके अंदर कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर या एनाटॉमी उसकी क्या है, जिसके अंदर क्या क्या ऐसे जो पार्ट्स हैं वो मौजूद हैं जो कि टेक पार्ट कर रहे हैं, किस तरह अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो हम उसको अब देखते हैं। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो मेन चीज़ें होती हैं, दो यानी इसके ऐसे पार्ट्स हैं, दो तरह के दो रीजन्स या पार्ट्स हम कह सकते हैं, जिसमें एक रीनल कॉप्सल है और दूसरा रीनल टिब्यूल है। यानी दो इसके मेन जो है ना वो पार्ट्स हैं, जिसके अंदर फर्दर फिर आगे डिवीजन हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं? रीनल कॉप्सल जो है उसमें होता है बोमेंस कैप्सूल, और नंबर सेकंड इज़ ग्लोमेरुलस। और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? ट्यूब्यूल से जाहिर हो रहा है ऑब्वियसली, इसके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे। तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ऑलमोस्ट सारी ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जो कि अपना रोल प्ले इसके अंदर कर रहे हैं। तो इसके अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मौजूद है। कॉन्वुलेटेड यानी वो ऐसे जैसे लिपटी हुई सी होती है ना, इस तरह की होगी। फिर लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मौजूद होगी। यानी तीन तरह की ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। लूप ऑफ हेनले के अंदर भी जो है वो आगे फर्दर फिर दो तरह की हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हमने इनकी तरतीब से भी लिखा है यहाँ पे कि पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मौजूद होती है, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले है और फिर डिस्टल ट्यूब्यूल मौजूद होगी। अब हम बारी बारी इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या क्या स्ट्रक्चर्स, इनका रोल क्या है। जो बूमेंस कैप्सूल है ना, ये क्या होता है? एक कप की तरह का, यानी जैसे ये मेरे हाथ का अब आपको स्ट्रक्चर ऐसे नज़र आ रहा होगा, सेम इसी तरह यहाँ पे आपको अब डायग्राम में भी ये नज़र आ रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है कप की तरह का, ये स्ट्रक्चर ये बूमेंस कैप्सूल कहलाता है, जो कि जिसके अंदर बहुत सारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क है, जो किसके अंदर मौजूद होता है? वुमेन्स कैप्सूल ने उसको इनकैप्सुलेट किया हुआ होता है। तो ये ग्लोमेरुलस है जो कि इनसाइड द वुमेन्स कैप्सूल मौजूद है, और उसको किसने कवर किया हुआ है? वुमेन कैप्सूल ने। फिर उसके बाद हमने अब वुमेन कैप्सूल के फ़ौरन बाद जो है ना वो आगे रीनल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का स्टार्ट हो जाता है। हमने कहा कि उसमें ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले कौन सी ट्यूब्यूल है? कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। कौन सी? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मौजूद है यहाँ पे, जो कि बहुत सारी उसके अंदर ऐसे कन्वर्जन्स हम कह सकते हैं, यानी कॉन्वुलेट हुई होती है वो ऐसे क्या हम कह सकते हैं, जिग जैग से पैटर्न में मौजूद होती है। जिस तरह हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, वो ऐसे लिपटी हुई सी बहुत सारी पड़ी हुई होती है। तो इसके स्ट्रक्चर को उन्होंने जो है ना, मतलब इसका शॉर्ट करने के लिए, ऐसे तो ये बहुत लंबा हो जाता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो उसको शॉर्ट ऐसे करने के लिए उसको हमने एक जगह पे पैक कर दिया है इस तरह करके। फिर उसके बाद एक डाउनवर्ड जो है ना वो स्ट्रक्चर जा रहा है, हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी ये नीचे मूव कर रही है। फिर ये यू शेप्ड में कन्वर्ट होके और फिर ऊपर की तरफ उठती है, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर ये ऊपर को जा रही है, उसके बाद फिर थोड़ी सी कन्वर्जन आएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल फिर कहाँ पे जाती है? एक लॉन्ग कंडक्टिंग डक्ट के अंदर जाएगी, जो क्या होती है, जिसके साथ बहुत सारे और नेफ्रॉन्स की भी जो है ना वो डक्ट्स आ रही होती हैं, और इसके अंदर आके अपना जो अब ये जो डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल थी ना, इसके अंदर क्या होता है? यूरिन मौजूद होता है, जो इसने पास आउट किस में करना है? कंडक्टिंग ट्यूब्यूल में। यानी उसने सारा कंडक्ट कर लेना है, यानी पकड़ लेना है सारे जितने भी इसके साथ और भी नेफ्रॉन्स अटैच होते हैं। सिर्फ एक नेफ्रॉन नहीं होता, एक किडनी के अंदर मिलियंस में मौजूद होते हैं, एक हर किडनी के अंदर जो है। तो इसके अंदर सारा कंडक्टिंग डक्ट में वो यूरिन आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये कंडक्टिंग डक्ट फिर क्या करती हैं कि
एक और डक्ट में जाके, मतलब ये सारी कंडक्टिंग डक्ट्स फिर मिलती हैं और कौन सी डक्ट बनाती हैं, पेपिलरी डक्ट बना देती हैं, जो फिर आगे यूरिन जो है वो पास आउट कर देता है किसके अंदर, यूरेटर के अंदर। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा था, किडनी के अंदर हो रहा है। यानी एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर जो मौजूद है, जो कि जिसको हमने जब खोल के देखा तो वो इतना बड़ा सारा बन गया, तो वो कहाँ पे मौजूद था, एक इस छोटी सी किडनी के यहाँ पार्ट में मौजूद था। उसे जब हमने बड़ा करके देखा तो वो इतना, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि था उसके अंदर, और वो अपनी फंक्शनिंग किस तरह से प्ले कर रहा है। तो वो ये सारा कुछ था कि वुमेन कैप्सूल ने इनकैप्सुलेट किया हुआ ग्लोमेरुलस को, फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल थी यहाँ पे, और उसके बाद फिर डिस्टल लूप में आ गए हम नीचे। उसके बाद डिस्टल लूप है, असेंडिंग लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और उसके बाद फिर कंडक्टिंग डक्ट ने सारा कुछ जो भी मटेरियल था वो कंडक्ट यहाँ से किया, इकट्ठा करने के बाद उसने ये सारी कंडक्टिंग डक्ट अब एक सिर्फ इस नेफ्रॉन की नहीं बल्कि और भी जितने नेफ्रॉन हैं वो सारी की सारी आके एक और डक्ट बना देती हैं। क्या है वो, पेपिलरी डक्ट है। वो पेपिलरी डक्ट फिर कहाँ पे जाके जो है वो इस यूरेटर को, ये जो हमने यहाँ पे दिखाया था ये यूरेटर था, जो हमने क्या बताया कि किडनी से निकल रहा होता है यूरेटर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर को वो यूरिन है वो पास आउट कर देता है। तो ये यूरेटर यही काम कर रहा है कि इसने यहाँ से फिर आगे यूरिन को पास करना है यूरिनरी ब्लैडर को। तो ये इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। अब हम देखेंगे इसके बाद फर्दर कि किस तरह से ये जो नेफ्रॉन है अपनी फंक्शनिंग कैसे परफॉर्म कर रहा है। यानी नेफ्रॉन बेसिकली क्या है, किडनी का पार्ट है, और किडनी अपना स्ट्रक्चर नहीं, अपना रोल कैसे प्ले कर रही है, कैसे अपनी फंक्शनिंग कर रही है, और फिर उसके बाद यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी ऑब्वियसली यहाँ से ये जो मेन काम इसका क्या है, अभी हमने यहाँ पे जो है ना वो आर्टरीज़ और वेंस नहीं दिखाई ताकि हम इस स्ट्रक्चर को सिंपल रख सकें। इसके अलावा यहाँ पे आर्टरीज़ और वेंस वगैरह भी जो है ना वो इसके ऊपर मौजूद होती हैं, जिन्होंने इसको, जो पानी है वो आना तो उसी में से है, डायरेक्ट इसके अंदर नहीं आता, बल्कि आर्टरीज़ और वेंस वगैरह के अंदर से जो है वो एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे। उसके बाद फिर आगे फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो हम अब नेक्स्ट अपनी जो है ना वो स्टार्ट करते हैं इसके बाद कि किस तरह जो किडनी की फंक्शनिंग है वो हो रही होती है और क्या क्या उसका रोल है। फंक्शनिंग ऑफ किडनी को हम देखेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, इसके फ़ौरन बाद ही, और फिर हम अपने इस पूरे टॉपिक को सम अप करेंगे जो हमने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था कि किस तरह जो है वो यूरिनरी सिस्टम जो है ह्यूमन का वो काम कर रहा है, उसमें क्या क्या यूनिट्स है, और हर चीज़ को फिर समराइज़ करके तो हम देखेंगे कि किस तरह से सारा ये हमने एक जो किया था वो कैसे एक डिटेल्ड नोट में हमारे पास आ गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।